हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली शाह। आज मैं फिर आप लोग के सामने हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, अपने पुराने लॉ को कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और लीगल एडवाइज़र भी। मैंने एमबीए एचआर से किया है, एलएलबी किया है और एमए इंग्लिश एमए जो किया है इंग्लिश में किया है। मेरा ये ब्लॉग है अमीशाली एकेडमी @blogspot.com। मैं जो जितनी भी जानकारियाँ अभी तक दी प्रोवाइड की हूँ आपको वीडियो में, इन सारी की पीडीएफ फाइल आपको मेरे इस ब्लॉग में मिल जाएगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जितने भी मैं अपडेट्स पार्ट्स बना रही हूँ हर एक लॉ का, सारे लॉ के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इतना दूर तक पढ़ लिया। अब हम लोग देख रहे हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? ये एक्चुअली 16 नवंबर 1995 में स्टार्ट हुआ। इससे पहले प्रोविडेंट फंड एक्ट था, मतलब कि लोगों का पैसा जमा होता था, लेकिन लोग जब भी मुसीबत आती थी तो लोग पैसा उठा लेते थे और उनके पास आफ्टर 58 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स, मतलब रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ पैसा नहीं बचता था। तो इसी वजह से ये स्कीम लाई गई। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जैसा कि हम लोगों ने देखा ही लिया है, इसमें 8.33% का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा कम से कम 541 रुपीज़ का होगा और मैक्सिमम 1250। अगर किसी एम्प्लॉयज़ का 8.33% 541 से कम आ रहा है तो भी इस केस में भी एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, कम से कम 541 रुपया जमा कराने ही होंगे उस एम्प्लॉय के पेंशन फंड में। और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 माने 1250 रुपये ही जमा करा सकता है। अगर अगर किसी एम्प्लॉय का मैक्सिमम माने 8.33% 1250 से ज़्यादा हो रहा है तो वो उस केस में भी उसको मैक्सिमम 1250 ही जमा कराना होगा। इससे ज़्यादा वो नहीं जमा करा सकता है। एज़ पर कैलकुलेशन आप ये भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो सीलिंग वेजेस है 15,000 15,000, उसका जो 8.33% होता है 1,249 पॉइंट समथिंग, और इसे राउंड फिगर में 1,250 रुपीज़ लिया जाता है। मतलब कि सरकार ने 15,000 तक का ही पेंशन स्कीम बनाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर कोई एम्प्लॉय इससे ज़्यादा कि पीएफ कटवाता है तो उसके अकाउंट पेंशन फंड में कोई पैसा नहीं जाता है, उसके सारा पैसा 24% सारा पैसा उसके पीएफ अकाउंट में ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि 20 दिसंबर 2019 को एक अपडेट अनाउंसमेंट हुआ था कि एम्प्लॉय जो सीजनल फैक्ट्री में काम करते हैं, सीजनल फैक्ट्री हो गया जैसे कि शुगर फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, ये इस तरह की फैक्ट्री जो पर्टिकुलर सीज़न में काम करते हैं, इन सारे फैक्ट्रीज़ में भी जो वर्कर 10 साल तक से काम कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल होंगे पेंशन लेने के लिए। पहले जो सीजनल फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम करते थे वो लोग के लिए ये स्कीम नहीं हुआ करता था, बट अब तक यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं पीएफ पेंशन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पेंशन के बारे में क्या है वो देखते हैं। 1 सितंबर 2014 से ये रूल आया, जो मैं बार बार बोल रही हूँ 15,000 पर ही डिडक्ट होगा, 15,000 पर ही डिडक्ट होगा। ये जो रूल आया है ये 1 सितंबर 2014 से आया है कि पीएफ जो डिडक्ट होगा, बेसिक प्लस डीए जो होगा वो 15,000 पर ही डिडक्ट होगा। अगर किसी एम्प्लॉय का, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का 15,000 से ज़्यादा है और वो चाहता है कि पीएफ डिडक्ट कराना, तो उसे उसका टोटल 24% जो डिडक्शन होगा वो टोटल जाएगा प्रोविडेंट फंड में, उसका पेंशन फंड डिडक्शन नहीं होगा। उसके साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ईपीएस में पैसा विड्रॉ करने का। ईपीएस में पैसा विड्रॉ करने के लिए मोर देन 6 मंथ एम्प्लॉय का सर्विस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ईपीएस से पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए कम से कम एम्प्लॉय का जो सर्विस होना चाहिए 6 मंथ का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए 9.6 ईयर्स तक होना चाहिए। मतलब 9.6 ईयर्स वो राउंड फिगर में 10 ईयर्स का हो जाएगा।
उसके बाद वो क्या हो जाएगा, पेंशन स्कीम अगर एम्प्लॉय चाहे तो स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है उसको मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि जो पेंशन मिलने का जो टाइमिंग होता है वो 58 ईयर्स ही होता है, और वो जितना पहले वो लेगा उसका उतना परसेंटेज कम होते जाएगा। और इस बीच मतलब 6 मंथ्स से लेकर 9.6 ईयर्स तक के बीच अगर कोई एम्प्लॉय अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ करता है तो वो विड्रॉ तो कर लेगा, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसका जितना पैसा जमा हुआ है वो उतना ही पैसा उसको मिलेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और विड्रॉ करने के बाद उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो टोटल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वो अगर फिर से पीएफ कहीं जमा करता है तो उसका जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो डे 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगा। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं इस पेंशन के। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल सर्विस देना बहुत ज़रूरी है पेंशन मंथली बेसिस पे लेने के लिए, और एम्प्लॉय का पेंशन 58 ईयर्स के बाद एज़ पर पेंशन स्कीम के 1995 के तहत मिलेगा। मतलब यहाँ पर जैसे कि रिटायरमेंट टाइम मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में 60 ईयर्स होती है, लेकिन इस स्कीम में 58 ईयर्स ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 58 साल तक सर्विस दे रहे हैं और सर्विस देने के साथ साथ आप पीएफ में पैसा भी जमा कर रहे हैं, तो 58 साल के बाद आप अगर चाहें तो पेंशन स्कीम लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ये जो 10 साल का मिनिमम सर्विस देने के बाद जो पेंशन मिलता है, अगर कोई एम्प्लॉय इस 10 साल के बाद 50 ईयर्स का हो जाता है तो उस केस में भी एम्प्लॉय पेंशन ले सकता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एम्प्लॉय 58 ईयर्स के बदले 60 ईयर्स में पेंशन स्कीम स्टार्ट करता है तो प्रत्येक ईयर्स के दौरान उसको 4% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट के साथ उसे पेंशन दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप समझ लीजिए 58 ईयर्स एक लाइन है, अगर आप इस लाइन के पहले जाते हो, मतलब कि अगर आप इस 58 ईयर्स के पहले पेंशन स्कीम लेना स्टार्ट करते हो 55 ईयर्स में, 54 ईयर्स में, तो हर साल 4% का डिडक्शन होगा, और अगर आप 60 ईयर्स में लेते हो तो ये जो 59 और 60 2 साल ये 4% का इंक्रीज़ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पेंशन में मिलेगा। तो कह सकते हैं ये 58 ईयर्स ये एक बाउंड्री लाइन है। अब चलिए देखते हैं पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। पेंशन मंथली पेंशन जो एम्प्लॉय लेते हैं वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। अब ये पेंशनेबल सैलरी क्या है, एम्प्लॉय जो लास्ट 1 साल में काम करता है, लास्ट 12 मंथ्स में जो वर्क करता है और उसका जो सैलरी वो गेन करता है, उसका जो एवरेज सैलरी होता है पेंशनेबल सैलरी कहलाता है। वो सैलरी इनटू जितना वो सर्विस दिया है, अपना टोटल सर्विस डिवाइड बाय 70, ये होता है मेंबर का मंथली पेंशन। अब चलिए ये देखते हैं इस पेंशन का क्या बेनिफिट है। इस पेंशन एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 58 ईयर्स बाद जब एम्प्लॉय के पास कोई जॉब नहीं रहता है, एक वो इंसान एक अनएम्प्लॉय इंसान एम्प्लॉयड हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उस टाइम पे एक अच्छी खासी अमाउंट उसके हर महीने मंथली बेसिस पे आती है। वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग पॉइंट होता है उनके लिए। तो इसके अलावा पेंशन अगर कोई एम्प्लॉय काम करने के दौरान डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब ऐसा परमानेंट डिसेबल हो जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस केस में भी उसे पेंशन दिया जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी उसका जितना जमा हुआ है पेंशन वो सारा उसके फैमिली मेम्बर को दिया जाता है। इसके साथ हम लोग ये जानते हैं कि ये पेंशन अगर कोई इंसान पेंशन और पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो पीएफ के लिए पैसा विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 को फिलअप करना चाहिए, और पेंशन के पैसा को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 10C को फिलअप करके सबमिट करना चाहिए, तभी जाके पेंशन का और पीएफ का पैसा। चलिए अब एक शॉकिंग चीज़ हम लोग जानते हैं
आप लोगों ने सभी ने सुना होगा PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। बट आई एम श्योर बहुत कम लोग ही इसकी सच्चाई के बारे में जानते होंगे। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक शॉप है, एक दुकान है जहाँ पर उसके मालिक उसको सैलरी देते हैं। जो एम्प्लॉय है वो हर महीने ATM से पैसा निकालता है और अपना यूज़ करता है। एक दिन क्या हुआ, उस शॉप में, उस दुकान पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कहा कि उसके मतलब मालिक को, उस एम्प्लॉयर को कहा कि इस महीने आपके सारे एम्प्लॉय की सैलरी मैं दूंगा, आप मत दीजिए। एम्प्लॉयर को तो और क्या चाहिए था, उसके सब पैसे बच रहे हैं, और क्या चाहिए था। तो उसने वो राजी हो गया। बट जब उस वक्त जब एम्प्लॉय ने पैसे निकालने के लिए गया वो ATM से, तो वो देख रहा है उसके पैसे नहीं निकल रहे। वो जब बैंक गया तो बैंक वाले लोग बोलते हैं कि आपके पैसे नहीं निकल सकते। तो वो इस एम्प्लॉय ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों भला, मैंने काम किया है, मेरी सैलरी आई है, मेरे पैसे क्यों नहीं निकल सकते। तो उन्होंने कहा, बैंक वालों ने कहा कि आपके इस बार के जो सैलरी है वो आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिए हैं, वो सरकार ने आपको दिए है, इसीलिए आप नहीं निकाल सकते। अब इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती थी कि उसके सैलरी सरकार दे रही है या फिर कंपनी दे रही है। वो तो अपनी काम कर रहा है और उस बेसिस पे वो सैलरी उठा रहा है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ हमारे साथ सरकार इस PMRPY के तहत कर रही है। ये एक्चुअली आया था 1 अप्रैल, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2016 में। इसका जो मेन पर्पस था, इस योजना का जो मेन पर्पस था, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का जो PF है उसको रेगुलराइज कराना। इस रेगुलराइज कराने की वजह यही थी कि सरकार ये दिखा सके कि इस प्रत्येक साल कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब कितनी सारी रोजगार मिल रही है लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को कितने रोजगार मिल रहा है। ये डेटा निकालना था, मेन पर्पस ये था एक्चुअली। जिसके वजह से सरकार ने क्या किया, जो PF का जो पैसा है, PF में जो कटता है 8.33% पेंशन का पैसा, प्रत्येक एम्प्लॉय का 3 साल तक ये 8.33% पैसा सरकार के द्वारा दिया जाने लगा। मतलब कि सरकार सबका 8.33 पेंशन का पैसा सबमिट करने लगी। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एम्प्लॉयर तो खुश हो गए, एम्प्लॉयर को तो और क्या चाहिए, उनके पैसे कम इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉय लोग का, जिनका भी 15,000 से कम था, जो पहले थोड़ा इधर उधर कर लेते थे, अभी मैक्सिमम एम्प्लॉय का ही ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सबका PF अकाउंट बना दिया, सबका PF डिडक्शन स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने से लास्ट जनवरी 2019 में 1 करोड़ से भी ज़्यादा एम्प्लॉय जो PF अकाउंट के तहत इस स्कीम में रजिस्टर किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मार्च 2019 तक ये जो डेटा था 10 करोड़ एम्प्लॉय से भी ज़्यादा हो गया था। मतलब मोर देन 10 करोड़ एम्प्लॉय इस स्कीम के तहत रजिस्टर किए गए थे। मतलब अब बेचारे एम्प्लॉयज़ को तो कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि वो जनरली वर्क कर रहे थे और उनका पैसा एज इट इज़ जमा हो रहा था। प्रॉब्लम कब आई ये मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जमा करने वाले जो लोग थे वो मैक्सिमम 18 से 35 साल के बीच के लोग थे, क्योंकि ये स्कीम के तहत बोला ही गया था कि जो 18 से 35 साल के लोग हैं उन्हीं का PF का जो पेंशन का जो पैसा है वो सरकार पे करेगी, उससे ज़्यादा के लोगों का सरकार पे नहीं करेगी। और जिनका अप टू 15,000 सैलरी है, बेसिक और प्लस DA है, उन्हीं का सरकार पैसा पे करेगी। लेकिन सबसे शॉकिंग न्यूज़, बेचारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने जब अपना पैसा विड्रॉ कराना चाहा, 10C फॉर्म भर के अपना पेंशन का पैसा उठाने जा रहे हैं, तो उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जा रहा है। और रीज़न के तौर पे क्या लिखा जा रहा है, ड्यू टू PMRPY के तहत आपका ये पेंशन का पैसा आप लोग नहीं उठा सकते।
अब बेचारे वो क्या करें कि वो जब पीएफ ऑफिस में पूछने जा रहे हैं तो उनको ये बोला जा रहा है कि चूँकि आप पीएमआरपीवाई के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप अपना पैसा जब तक 58 साल नहीं होता है तब तक आप नहीं उठा सकते हैं। अगर और ये जब वो लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, पहले तो पेंशन का पैसा विड्रॉ करना बहुत ही आसान होता था, 10C फॉर्म भरो और आराम से पैसा विड्रॉ हो जाता था, बट अब क्यों? तो वहाँ से रिस्पॉन्स ये आता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप पीएमआरपीवाई के अंतर्गत आ रहे हैं और आपका जो 8.33 मैंने पेंशन का जो पैसा है वो सरकार पे कर रही है, इसीलिए आप ये पैसा अभी नहीं उठा सकते हो। हाँ, लगाना बहुत बड़ा झटका। मतलब कि अब आप लोग देख लीजिए गाइस, अगर आप लोग भी पीएमआरपीवाई के अंतर्गत आते हो तो आप लोग ये पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपका 58 इयर्स नहीं हो जाता है। साथ ही इससे बड़ा झटका, और अगर आप किसी इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और आप सोचते हो कि फिर से पीएफ अकाउंट फिर से आप पीएफ डिडक्ट करवाओगे, तब उस केस में आपका जो लास्ट पीएफ का जो पेंशन का जो पैसा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस समय पीएमआरपीवाई के अंतर्गत नहीं आए रहोगे, क्योंकि पीएमआरपीवाई के अंतर्गत केवल वही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आते हैं जो पहली बार अपना ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने इस पीएमआरपीवाई स्कीम के तहत सरकार ने रोज़गार का डेटा तो कलेक्ट कर लिया कि हर महीने हर साल उन्होंने इतना रोज़गार दिया, ऐसा डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट एक्चुअल में एम्प्लॉय का फ़ायदा तो दूर, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। मतलब अब एम्प्लॉय जब तक 58 इयर्स नहीं होता तब तक वेट करेंगे अपने इस पेंशन के पैसे को उठाने के लिए, अदरवाइज़ वो जॉब चेंज करेंगे और फिर से मतलब पीएफ का डिडक्शन करवाएंगे जिसमें वो पीएमआरपीवाई के स्कीम के अंतर्गत ना आते हो, तभी उनका पैसा उनको मिलेगा। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि मैंने पीएमआरपीवाई का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेमोरेंडम चेक किया है, उसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन ही नहीं है कि ऐसा सरकार ने कुछ कहा है कि अगर आप का पैसा सरकार दे रही है पेंशन का तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है। चाहे आप चाहें तो मेरे ब्लॉग में जाके मैंने ये अपलोड कर दिया है, ये मेमोरेंडम पीएमआरपीवाई का ओरिजिनल मेमोरेंडम, आप चाहें तो उसमें जाकर भी आप चेक कर सकते। ये चीज़ कहीं मेंशन ही नहीं है, ये सरकार की बस चाल है और कुछ भी नहीं है, जिसमें बहुत सारे बेचारे मासूम लोग ही फंस चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक की जितनी जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पीएफ के बारे में, पेंशन के बारे में और इस पीएमआरपीवाई स्कीम के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जानकारियाँ दी है। अगर आपके कुछ सवाल है, सुझाव है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको लीगली परेशानी है तो मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब तक के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही नया एक लॉ लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे अपडेट्स आते रहें आपके पास। थैंक यू।